हेलो बच्चों, तो लेके आ गए हैं हम फिर से एक बार L5। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन पढ़ेंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि आपने जो ओवरी का स्ट्रक्चर है वो नहीं समझाया, लेकिन हम जब जेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों को एक साथ करें, हम थोड़ा बुक के हिसाब से चल रहे हैं ताकि आपको बुक में दिक्कत नहीं हो कि ये बीच में कहाँ से टॉपिक आ गया। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ हार्मोनल चीजें आपको बतानी है कि हार्मोन कैसे चेंज होते हैं, क्या उनका रोल है, वो मैंने आपको कहा हम एक अलग से उसका वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का L5 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। क्या है चैप्टर फ्लो, ये आपको पता ही है कि वही घिसी पिटी कहानी पढ़नी है हमें। और आज उसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं युग्मक जनन। तो चैप्टर फ्लो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर फ्लो देखते हैं कि क्या करना है हमें। लेक्चर फ्लो में आज हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद हम गैमेटोजेनेसिस में शुक्र जनन पढ़ेंगे, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस दो प्रक्रियाओं के रूप में संपन्न होता है। और उसके बाद हम जो थर्ड देखेंगे वो देखेंगे शुक्राणु की संरचना यानी स्पर्म का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो शुरू करते हैं हेडिंग से, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। वही नाम में ही परिभाषा है कि युग्मकों का क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। और गैमेट से क्लियर हो रहा होगा, गैमेट मीन्स युग्मक यानी गैमेट बन रहे हैं। अब जब हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि मेल में अलग गैमेट बनेगा, फीमेल में अलग गैमेट बनेगा। तो पहले हम जो बात करने वाले हैं वो मेल गैमेट की बात करने वाले हैं कि मेल गैमेट कैसे बनता है। तो पहले देख लेते हैं गैमेटोजेनेसिस है क्या। प्राथमिक जनन अंगों या जननों द्वारा युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है कि डेफिनेशन बताओ गैमेटोजेनेसिस की, तो आप ये लिख सकते हैं। या शुरू करने से पहले हर चीज की डेफिनेशन लिखना हमारी परंपरा रही है, तो लिख देते हैं। अंत पुरुषों के वृषण द्वारा शुक्राणुओं का, यानी कि जो टेस्टिस है आपको बताया था प्राइमरी ऑर्गन है, उसी में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। और स्त्रियों में अंडाशय द्वारा अंड कोशिका यानी एग का बनना या निर्माण होना ही युग्मक जनन है। ठीक है, तो दोनों बनाने हैं, मतलब हमें पहले क्या करना है, नर से हम क्या बनाएंगे, कुछ प्रक्रिया करेंगे, कुछ मैजिक करेंगे, कुछ जादू करेंगे और क्या बनाएंगे, नर युग्मक, जो हमारे लिए मीन्स मानवों में क्या है, शुक्राणु है। ठीक है, रीजन मैंने बताया था कि इसको पादपों में नर युग्मक को, शुक्राणु को नर युग्मक क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो अचल होता है। ठीक है, पोलन ग्रीन, यहाँ पे हम चल रहे हैं, शुक्राणु चलता है, चल होता है, इसीलिए उसको शुक्राणु नाम दे दिया जाता है। फिर मादा, मादा में हम जो प्रक्रिया करेंगे उसमें हम मादा युग्मक, जो हमारा कैसा होगा, अगुणित होगा, ठीक है, वो होगा अंड, ये बनाएंगे। तो ये जो सारी कहानी है इसकी शुरुआत करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम लेंगे नर। आप बोलेंगे नर क्यों, क्यों हमेशा लेडीज फर्स्ट, क्यों आज हम मेल फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नर में शुक्राणु बनाएंगे। चलिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है, मतलब वही वृषण से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्र जनन कहा जाता है। इसका इंग्लिश नेम है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही क्या होता है, बनना किसी चीज का या उत्पन्न होना, प्रोड्यूस होना। वृषण में स्थित द्विगुणित जननिक कोशिकाओं, अब ये द्विगुणित जननिक कोशिका क्या है, तो थोड़ा सा ऊपर वृषण में जाएंगे। वृषण पढ़ा, वृषण में हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक में क्या होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। फिर हमने शुक्रजनक नलिका का टीएस काटा था। टीएस में हमने बताया था कि यहाँ पे जो बाहर की तरफ, मतलब टीएस का जो शुक्रजनन नलिका है उसका तो आंतरिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पर आंतरिक स्ट्रक्चर में उस नली के बाउंड्री पे जो कोशिकाएं होती है उन्हीं को हम क्या कह रहे थे, जननिक कोशिकाएं या जननिक एपिथेलियम या जर्म सेल्स कह रहे थे। ठीक है, जिन्हें और क्या कहा जाता है, तब भी बताया था, इन्हें और क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, जो ये जर्म सेल्स होती है उनको कहते हैं। ठीक है, द्वारा अर्धसूत्री विभाजन, क्यों, क्योंकि युग्मक बनाने, युग्मक हमेशा मियोसिस से बनेंगे। विभाजन द्वारा अगुणित कार्यशील, कैसा होना चाहिए, वही कार्यशील होना चाहिए, निठल्ला नहीं होना चाहिए, इनएक्टिव नहीं चाहिए, कार्यशील, क्योंकि दूर तक जाना है उसे। शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन प्रक्रिया कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, शुक्र जनन प्रक्रिया के दो चरण हैं। अब बायो पढ़ रहे हैं, बायो इज टाइप ऑफ प्रोसेस,
तो अब प्रोसेस तो करना ही है, तो 2 पदों में संपन्न होती है। कितना इजी काम नहीं है, आपको बोला कि शुक्राणु बनना या अंड बनना बहुत ही क्या है, एनर्जी का काम है, एनर्जी लगती है। ठीक है, शुक्राणु प्रसू, अब ये शुक्राणु प्रसू जो है वो बहुत परंपरागत वर्ड लग रहा है आपको, तो बेटर ये है कि इंग्लिश वर्ड याद रखें, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटिड बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसू बनाएंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्पर्मेटिड का शुक्राणु यानी कि स्पर्म, जिसे मेन स्पर्म जो है वो बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसे स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। ठीक है, रूपांतरण करवाएंगे इसको थोड़ा मेकअप शेकअप करेंगे, ओरिजिनल स्पर्म जो होता है वैसा लगना चाहिए ना, डुप्लीकेट नहीं लगना चाहिए, तो शुक्राणु जनन प्रक्रिया करवाएंगे। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले तो शुक्राणु जैसा कुछ बनाएंगे जिसे हम क्या कह देंगे, स्पर्मेटिड कह देंगे, फिर उसको एक्चुअल शुक्राणु की तरह बनाएंगे, मेकअप करेंगे उसका, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, शुक्राणु जनन। ठीक है, इसको तो शुक्र जनन कहते हैं और इसको शुक्राणु जनन कहते हैं हिंदी में। स्पर्मेटोजेनेसिस इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा इंग्लिश वर्ड याद रहो, क्योंकि जो इंग्लिश वर्ड है वो अभी आपको उसका एक रीजन भी बताऊंगी मैं थोड़ी देर में, वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, वृषण से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, शुक्र जनन। ठीक है, ये क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस है, मतलब जो स्पर्म प्रसू यानी ये स्पर्मेटिड बनेगा उसको रूपांतरित करके जो ओरिजिनल स्पर्म बनाएंगे उसको स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं। एक और टर्म आपको बतानी है, धीरे धीरे बताती हूँ। चलिए, सबसे पहले क्या बनाना है, शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड का निर्माण करना है। कथा शुरू होती है रामायण की कि शुक्र जनन नलिकाओं की आंतरिक भित्ति, अभी बताइए आंतरिक भित्ति, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जननिक एपिथीलियम यानी जर्मिनल एपिथीलियम, जर्माइनल एपिथीलियम, जर्म कोशिकाएं, जो कहना चाहो कोशिका मैया की कृपा से कह सकते हो, बड़ी होकर गोलाकार शुक्राणु मात्र कोशिका बनाती है। कहानी पढ़ लेते हैं। ये भाई हो गई हमारी शुक्राणु शुक्र जनन कोशिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो बाहरी कोशिकाएं हैं जिसको हम जर्मिनल एपिथीलियम कह रहे हैं, इनमें क्या होता है, तो अब मैं जर्मिनल एपिथीलियम बना लूँ इसको ऐसे खोल के आधी, तो आपको पता ही है मैं आलसी हूँ, पूरा बनाती नहीं हूँ, तो ये हमारी हो गई जर्मिनल एपिथीलियम, 1 2 3 4। इसमें क्या हुआ, कोशिकाएं बड़ी होकर, बड़ी मतलब ऐसे बड़ी नहीं, ये अभी सिंपल कोशिकाएं, इसमें कुछ इंटरनल चेंजेस होंगे जो सीक्रेट है, हमें नहीं बताए गए हैं, अभी बड़ी क्लासेस में बताए जाएंगे। तो ये एक कोशिका मान लो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है ना, होकर शुक्राणु मात्र कोशिका, शुक्राणु मात्र कोशिका, वहां पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका पड़ी थी, अब यहाँ पे शुक्राणु मात्र कोशिका है, जिसे क्या कहा गया है, स्पर्मेटोगोनिया कहा गया है। तो ये हमारी जो है अलग हो गई और इसको हमने बोल लिया कि ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया हो गई। ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया है। इसके बाद का स्टेप जो है वो 2-3 अलग अलग स्टेप्स में होता है। ठीक है, पहले तो ये बन गई, बड़ी हो गई, थोड़ी दूसरों से अलग हो गई, इसको अलग बनना था, कुछ नया करना था। ठीक है, सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम, अब ये बहुत सारी होती है तो स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि एक तो बनना ही नहीं है, शुक्राणु तो आपको पता है बहुत सारे मिलियंस शुक्राणु बनाने हैं, तो इनमें से कुछ बहुत सारी कोशिकाएं हमने एक ही लिए समझने की दृष्टि से, तो एक होगी उसको स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे और बहुत सारी प्लूरल होगी तो उसको स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, के रूप में विभेदित हो जाती है। कर दिया उसको अलग, देश निकाला, दे दिया वहां से। पहली अवस्था है गुणनन अवस्था, जिसको हम मल्टीपल स्टेज कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। दूसरी होती है वृद्धि अवस्था यानी ग्रोथ स्टेज होती है, और तीसरी होती है मैच्योरेशन स्टेज, उसको भी पढ़ेंगे। पहले इन दोनों की बात करते हैं। ये जननिक एपिथीलियम, इसमें से एक कोशिका जो थी वो अलग हो गई, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक बना रहे हैं बहुत सारी। ठीक है,
इसमें सबसे पहली स्टेज आएगी मल्टीप्लिकेशन स्टेज। गुणन, गुणन का मतलब गुणा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो गुणन स्टेज आई। इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिस मीन समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी क्या बना लेगी, अपने ही जैसी कोशिकाएं बना लेगी। बहुत सारी बनेगी, हम सिर्फ हमारे नजरिए से 3 या 4 बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद की जो स्टेज है उसे बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। इस कंडीशन में बुक में यही लाइन दे रखी है, मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता देती हूँ। इस कंडीशन में सारी कोशिकाएं वृद्धि अवस्था में नहीं जाती, ठीक है। इसमें 2 तरह की कोशिकाएं बनती है। पहली कोशिका जिसे हम मान लो ये 2 कोशिकाएं, इसे कह देते हैं कि ये ए टाइप की स्पर्मेटोगोनिया है। ये ए टाइप की जो स्पर्मेटोगोनिया है ये साइड में अपना अलग ही लेके चली जाती है और क्या करती रहती है, समसूत्री विभाजन करती, अपनी खिचड़ी अलग पका रही होती है, समसूत्री विभाजन करती रहती है ताकि क्या बना सके, ज्यादा से ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया और बना सके। तो इनको अपना अलग ही काम दे देते हैं। उसमें से जो दूसरी टाइप की कोशिका, जैसे ये वाली, इसको मैं ग्रीन बना देती हूँ, ये होती है बी प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। क्या है ये बी प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया, यही हमारा एक्चुअल काम करने वाली है, इसी से शुक्राणु बनने वाला। इनसे भी बनेगा लेकिन ये बाद में वापस वृद्धि अवस्था में आती है, पहले अलग चली जाती है, विभाजित होती रहती है। जब इनकी जरूरत पड़ती है तो इनको बुलाया जाता है। वैसा नहीं, देश में पुलिस तो होती है पर कोई आक्रमण कर दे, अटैक कर दे तो मिलिट्री को फिर बुलाया जाता है, तो इनको बाद में बुलाया जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो ये कोशिकाएं किस फेज में चली जाएंगी, ग्रोथ फेज में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वृद्धि। वृद्धि अवस्था में जाएंगी तो इनका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज्यादातर इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही बढ़ता है सिर्फ, ठीक है। साइज किसकी वजह से बढ़ेगा, उसके अंदर का जो कंटेंट है, जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, वो सारा बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि अवस्था आ गई, पढ़ लेते हैं। ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके यानी माइटोटिक डिवीजन द्वारा गुणित होकर अपनी संख्या बढ़ाती है। यह अवस्था गुणनल अवस्था या मल्टीप्लिकेटिव स्टेज कहलाती है, ठीक है। वृद्धि अवस्था, उसके बीच वाला आपको पोर्शन बता दिया। में प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि कर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। हिंदी वाला प्राथमिक शुक्राणु कोशिका पर मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि इंग्लिश वाला याद रखें क्योंकि हिंदी बहुत ही कंफ्यूजिंग है अभी शुक्राणु वाले में, तो ठीक है। ये क्या बनी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। हिंदी के लिए शुक्राणु कोशिका, क्योंकि ये शुक्राणु से बहुत ही कंफ्यूज कर रही होगी आपको। ये शुक्राणु नहीं है, ये शुक्राणु कोशिका है क्योंकि आगे इससे शुक्राणु बनने वाला है। तो ये हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है मैच्योरिंग फेज। या मैच्योरेटिंग फेज। इसके लिए हम जाएंगे अगले पड़ाव पे, परिपक्व अवस्था या मैच्योरेशन फेज में वृद्धि अर्धसूत्री विभाजन होता है और प्राइमरी शुक्राणु कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो हम वहाँ ग्रीन कलर की बना के आए, यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारी हो गई पीएस यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हो गई। इसमें क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, सॉरी फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा यानी M1 होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है भाई। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ, ये कैसी थी, पहले से 2n थी क्योंकि टेस्टिस में थी, टेस्टिस में एपिथेलियम सेल भी 2n थी, द्विगुणित थी, हम पहले पढ़ चुके हैं, वो भी द्विगुणित है, अब तक तो द्विगुणित थी। परिपक्व अवस्था यानी कि ये जो मैच्योरेटिंग फेज है, इसमें आके इसमें फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन हुआ है और 2 कोशिकाएं बनी हैं, ये दोनों कैसी होगी, NN, अगुणित है, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी से बनी है तो इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा। अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है 11th में। अर्धसूत्री विभाजन में दो प्रकार के विभाजन होते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस सेकंड जो होता है वो रिडक्शनल नहीं होता, वो इक्वेशनली होता है, मतलब समसूत्री विभाजन के बराबर होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है। तो अब जो बनने वाला है वो n ही रहेगा, n का आधा नहीं करना। ठीक है, चलिए द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में तुरंत अर्धसूत्री विभाजन, ये कौन सा अर्धसूत्री विभाजन है? सेकंड का अगला पद अर्थात मियोसिस सेकंड संपन्न हो जाता है, जिससे प्रत्येक कोशिका में 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। अभी भी स्पर्म नहीं बना है, स्पर्मेटिड बने हैं। ठीक है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से तुरंत अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये सेकेंडरी थी हमारे पास, 2 सेकेंडरी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। इसमें क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होना है। ठीक है, मियोसिस सेकेंड करना है। मियोसिस सेकेंड मतलब इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा, इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा, तो इस वाली से 2 बनेंगी। ये जो कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होके 2 बनती है, यानी कि इससे ये 2 स्पर्मेटिड बने। लेकिन हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी है? 2 है, क्योंकि प्राइमरी से 2 बनी, फिर ये 2 आगे विभाजित होंगी, तो टोटल कितने स्पर्मेटिड बन गए हैं? अब 4। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं? कितने स्पर्मेटिड बनते हैं? तो 4। और द्वितीयक से पूछ ले कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं? तो 2। ठीक है, टोटल 4। चलिए नेक्स्ट है शुक्राणु जनन। अभी हमने क्या बनाया? स्पर्मेटिड बनाया है, मतलब शुक्रजन बनाया है। स्पर्मेटिड किसको कहते हैं हिंदी में? शुक्रजन को कहते हैं, हिंदी में बता देती हूँ, या शुक्राणु प्रसू जिसको हम कह रहे हैं वो। ठीक है, शुक्राणु प्रसू बनाया है हमने। अब स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन। अब जो मैंने बोला मेकअप का काम आया है ना, मेकअप आर्टिस्ट का काम आया है, उसको बुलाया जाएगा अचल यानी कि नॉन मोटाइल। ये जो हमने अभी बनाए थे ये 4, इसमें कहीं आपको दिख रहे पैर, हाथ, फ्लैजिला, सीलिया कुछ, तो ये कैसे हैं? अचल हैं। हमें तो कैसा शुक्राणु चाहिए? चल चलाचल। ठीक है, तो अचल यानी नॉन मोटाइल, गोलाकार शुक्राणु प्रसू यानी स्पर्मेटिड का रूपांतरण होकर सक्रिय चल शुक्राणु में बदल जाना शुक्राणु जनन कहलाता है, यानी स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। वो स्पर्मेटोजेनेसिस था, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। ठीक है, इस प्रक्रिया में शुक्राणु प्रसू यानी स्पर्मेटिड कि गोल्जीकरण शुक्राणु का एक्रोसोम बनाता है। गोल्जीकरण होता है, इसका भी बताएंगे क्या होता है गोल्जीकरण, और उससे शुक्राणु बनता है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये इतनी सारी टर्म्स आ रही है, एक हमने अभी यहाँ पे पढ़ी स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, एक हमने शुरू में पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक आपको बताते हैं स्पर्मिएशन। बहुत कंफ्यूजन है भाई। ठीक है, ये क्या है? ये तो अचल शुक्राणु, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस, यानी कि शुक्राणु बनने का। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? पूरा मतलब वही जननिक एपिथीलियम से शुक्राणु बनना।
ठीक है। और इसके बीच का प्रोसेस हमने पहले देखा, जहां पे हमने देखा शुक्राणु प्रसूक का निर्माण यानी स्पर्मेटिड का निर्माण, इससे पहले वाला जहां पे हमने मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड करवाया। ठीक है, ये 3 समझ में आए। अभी इसके ऊपर आते हैं, ये क्या है? तो भाई हमने जेनेटिक एपिथेलियम पढ़ी, ये जेनेटिक एपिथेलियम अभी ऐसे बना रही हूं, और यहाँ पे ये जेनेटिक एपिथेलियम, इससे हमने 2 तरह की कोशिकाएं देखी थी। एक हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती है ना, सर्टोली कोशिकाएं होती है जो बढ़ते हुए ये जो शुक्राणु है इनको पोषण प्रदान करती है। तो जब ये शुक्राणु बन रहे होते हैं, मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है, तो जो शुक्राणु परिपक्व हो जाता है, मतलब पूरा शुक्राणु, अभी एग्जैक्ट स्पर्म की बात कर रही हूँ, वो स्पर्म जो है वो यहाँ पे इसमें सर्टोली सेल्स में ऐसे चिपके हुए रहते हैं, ऐसे धसे हुए रहते हैं। आप चिपके हुए को अच्छे से बोलना चाहते हो, एम्बेडेड होते हैं, इंग्लिश वर्ड एम्बेडेड ही है, धसे हुए रहते हैं, वो बाहर नहीं आते। ठीक है, वहीं रहते हैं जब तक क्या नहीं हो, वो स्पर्म जो है वो पूरी तरह से मिच्योर अभी भी है लेकिन पूरा नहीं है, जब तक वो शुक्रवाहक यानी कि किसमें, वास डिफरेंस में नहीं चले जाते। ठीक है, तो इन धसे हुए शुक्राणु जो कि सर्टोली कोशिकाएं हैं, सर्टोली कोशिकाओं में बने हुए शुक्राणुओं का शुक्रवाहक तक या अधिप्रशन से यानी एपिडाइमिस से होते हुए शुक्रवाहक तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। मतलब जब सीमन निकलने वाला होता है, यानी कि सीमन सेमिनल वसाइकल में स्टोर रहता है तब तक, जब तक निकलता नहीं है। तो जब सीमन वाले यानी शुक्राणु उसमें मिलने जाते हैं, वो जो सीमन बना हुआ है शुक्राशय में, क्योंकि आपको बताया था शुक्राशय 60% पार्ट ऑफ सीमन बनाता है, वीर्य बनाता है, तो वीर्य में शुक्राणु को मिलना है, तो शुक्राणु की जो मिलने का प्रोसेस है, यहाँ से सर्टोली सेल से अलग होकर शुक्रवाहक यानी कि वासा डिफरेंसिया तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसी हम स्पर्मिएशन कहते हैं। कई बार पूछा जाता है और कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, आप बोलेंगे स्पर्मिएशन क्या था, कुछ ऐसा ही होगा, यही इन दोनों में से कुछ होगा, लिख दोगे। ठीक है, इसीलिए इसको क्लियर किया है। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लेना क्योंकि बुक में नहीं है ये वाला। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात यही कि क्या करना है, इंग्लिश वर्ड हो सके तो याद रखो। चलिए, अब शुक्राणु की संरचना, अभी बोल दिया गोल्जीकरण होता है, तो पहले हम शुक्राणु देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं शुक्राणु बनने में। तो सबसे पहला क्या होता है, जब शुक्राणु होता है जो कि कैसा है, अचल है, उसका कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। इसमें से जो सेकेंड पार्ट है, जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी काय जिसे आप बोल रहे हैं, ये क्या होता है, गोल्जी काय 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, मतलब उसका जो भी पोर्शन होता है वो 2 हो जाता है। एक तो बनाता है एक्रोसोम और बाकी बचा हुआ जो रहता है उसको हम गोल्जी रेस्ट ही बोलते हैं, एक तरह से रेस्ट का मतलब बचा हुआ। ठीक है, ये 2 पोर्शन में बढ़ जाता है। मैक्सिमम पार्ट गोल्जी सोम जो एक्रोसोम है वो बना देता है, अभी देखेंगे एक्रोसोम क्या है। तीसरी चीज क्या होती है, जो इसका केंद्रक है यानी जो न्यूक्लियस है जिसमें मेन मटेरियल भरा हुआ है, डीएनए भरा हुआ है जो आगे जाके फीमेल को देना है, ये क्या हो जाता है, ओवल शेप हो जाता है। ओवल मतलब थोड़ा सा अंडाकार बोल सकते हैं, एग्जैक्ट अंडाकार तो नहीं है, अभी आप देखेंगे। अंडाकार हो जाता है और छोटा हो जाता है ना, शेप अपना क्या कर लेता है, थोड़ा छोटा कर देता है। और क्या चीज होती है, इसके जो कोशिका द्रव्य, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो जो शुक्राणु है, मादा जो है यानी एग है, उसका तो साइटोप्लाज्म भी निषेचन में काम में आता है, लेकिन जब शुक्राणु की बात आती है तो शुक्राणु के साइटोप्लाज्म का निषेचन में कोई योगदान नहीं है। शुक्राणु सिर्फ अपने डीएनए को ही अंडे में या एग में ट्रांसफर करता है, उसके साइटोप्लाज्म तो वहीं बाहर ही रह जाता है। जब हम प्रक्रिया पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करते हैं, शुक्राशय में अभी आपको बताएंगे संरचना कि चारों ओर, इसकी पूंछ के मिडिल पार्ट के चारों ओर ऐसे लिपट जाते हैं और एक संरचना बनाते हैं जिसको बोलते हैं निबेनकर्म। ये नाम भी बुक में नहीं दे रखा, इसको लिख लेना,
इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, निबंध कर्ण। इसके बाद बाकी बचा हुआ जो पोर्शन होता है वो शुक्राणु के चारों ओर ऐसे लिपटा जाता है और मेम्ब्रेन बना लेते हैं, यानी भित्ति बना लेते हैं, ठीक है, और एक पूंछ का निर्माण कर देते हैं। अभी देखते हैं पार्ट शुक्राणु की। तो ये चेंजेस होते हैं, ये छोटे छोटे चेंजेस है, मतलब आपके 12th के लेवल के हिसाब से। अभी आप और नीट में पढ़ोगे तो पूरा गोल्जी को ऐसे एक्रोसोम कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ाएंगे, है ना, और बीएससी में भी पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ 12th के थोड़ा सा नीट के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जितना छोटा दिखाया उतना है नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शुक्राणु कैसे बनता है या कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हमने बोला कि इसका केंद्र क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसके केंद्र को हम थोड़ा सा ओवल शेप बना लेते हैं। यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है और यहाँ पे भी एक डिप्रेशन होता है इस तरह का, ठीक है। ये क्या है, इसका केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके ऊपर जो गोल्जी काय होता है वो एक संरचना बनाता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, एसिड कैप लाइक स्ट्रक्चर। इसके जो सेंट्रियोल, कोशिका द्रव्य में सेंट्रियोल तारक केंद्र नाम की कोई चीज होती है, याद है या नहीं? तो ये जो तारक केंद्र होते हैं वो दो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, जोड़ी बना लेते हैं हम साथ साथ हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसको बोलते हैं समीपस्थ तारक केंद्र या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये दूर है इससे, केंद्रक से, ठीक है, कितने दूर कितने पास, तो ये दूर है, तो ये है दूरस्थ वाला जिसको हम डिस्टल बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। बाकी जो पोर्शन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ पे इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से स्पाइरली सर्पिलाकार रूप से अरेंज हो जाते हैं, इधर भी होंगे ऐसे। ज़्यादा मैं उसको दिखा नहीं रही क्योंकि डिटेल कर दूंगी तो फिर आपको दिखेगा नहीं। तो स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं इनको, ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, निबंध कर्ण। वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे दिया हुआ है, ठीक है। आप अपना नाम लगाना चाहते हैं तो आप भी कुछ खोजें। अब क्या होता है कि इसके बाहर जो बची हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका भी तो कुछ करना है। वो कह रही मैं कहाँ हूँ, तो इसको ये जो है वो इसके चारों ओर ऐसे अरेंज हो जाती है। अब यहाँ पे एक डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है, ये सिकुड़ जाती है, फिर ये खुलता है, फिर ये ऐसा चौड़ा हो जाता है, खुशी मिल जाती है इसको, और ये ऐसे चौड़ा, और फिर ये पतला हो जाता है इस तरह से। अभी बताते हैं कैसे पतला हो रहा है, ठीक है। इस तरह ये वाला भाग जो है, अभी भाग भी बताएंगे। अब ये जो दो केंद्रक है इनका भी कोई रोल होगा। केंद्रक तो क्या काम में आ रहा है, केंद्रक क्या काम में आ रहा है, यही डीएनए आरएनए लेकर जा रहा है और एग में ट्रांसफर करेगा निषेचन के वक्त। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम जब अंड में जाएगा, जब हम प्रक्रिया पढ़ेंगे निषेचन की तब आपको बताएंगे कि एक्रोसोम में कुछ लाइसिन्स होते हैं, ठीक है, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो अंडे की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं, मतलब छेद करते हैं, ताकि शुक्राणु का ये जो मटेरियल है वो उसमें ट्रांसफर किया जा सके। तो ये एक्रोसोम का कार्य होता है। समीपस्थ यानी प्रॉक्सिमल जो केंद्रक है, ये जब जायगोट में डिवीजन होंगे, जायगोट बनेगा उसके बाद जो डिवीजन होंगे उसमें हेल्प करता है। डिस्टल वाला क्या काम करता है, डिस्टल वाला बड़े बड़े लंबे लंबे ऐसे धागे बनाता है, एक्रोसोम्स जिसको बोलते हैं, एक्रोजीमा, फाइबर, सीलिया, फ्लैजेला, जो नाम बोलना चाहते हो बोलो। ये कहाँ तक जाते हैं, ये पूंछ तक जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर से ही। और इसके चारों तरफ ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लिपटा हुआ रहता है, एक्सोनीमा बोलते हैं इसको। ये जो धागे निकल रहे हैं ना इनको, ठीक है।
तो अब ये पूरा स्पर्म है, ये पूरा बना रहा है। वैसे इनमें कौन सी संरचना होती है, 9+2 की होती है, ठीक है। इसमें 9 सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है, 11th, याद आ रही हो तो, पूरा नहीं बता रही, इतना बहुत है, ठीक है। तो ये 9+2 अरेंजमेंट होता है एक्सोनिमा में, और जो सेंट्रियोल होते हैं वो 9+0, मतलब बीच वाले जो 2 होते हैं वो एक्सोनिमा नहीं होते, नीचे जाके बनने लग जाते हैं। तो ये जो संरचना है और ये मेम्ब्रेन है, ये बन गई। अब इसके पार्ट देख लेते हैं। अब इधर से हम आपको शुक्राणु का पार्ट बताते हैं। तो ये तो शुक्राणु का हो गया, ये लंबा वाला पार्ट, एक डिप्रेशन यहाँ पे, फिर ये थोड़ा सा मोटा, फिर ये थोड़ा सा और पतला, काफी लंबी पूंछ होती है इसकी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये होता है इसका हेड पार्ट। ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, सिर्फ एक जो गड्ढा सा दिख रहा है, ये है इसकी नेक यानी ग्रीवा, ठीक है। हेड मतलब सर। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मोटा सा, जहां से ये से यहाँ वाला, ये जो पोर्शन है ये है आपका मिडिल पार्ट, मध्य पार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो सारी चीज है ये है हमारी पूंछ या टेल, ये है टेल पार्ट। तो शुक्राणु में कितने भाग होते हैं, 4, एक सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह की और मेम्ब्रेन होती है। ये तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन कई बार दूसरी जो कुछ मेम्ब्रेन का निर्माण इसमें होने लग जाता है, तो 2 तरह की और मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये जो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन तो कहाँ होती है, केंद्रक के आधे भाग से, मतलब यहाँ से एक्सोक्रोम के ऊपर से यहाँ तक, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसका नाम होता है गेलिया। गेलिया मैंने ऐसे याद किया था, हमारे वहाँ गेला मतलब होता है पागल, तो वैसे याद किया था, मुझे याद नहीं होता था ये नाम, ठीक है। उसके बाद है दूसरी वाली, ये वाली यहाँ से लेकर और पूरे मिडिल पार्ट को कवर करती है, ये यहाँ तक दिख गई होगी आपको, केंद्रक के मध्य भाग से जो मिडिल पार्ट जहाँ तक खत्म हो रहा है वहां तक। ये जो परत है इसको बोलते हैं मैनचेस्टे, मैनचेस्टे, मैनचेस्ट भी बोलते हैं हिंदी में, कई बुक्स में क्योंकि स्पेलिंग इसकी कुछ ऐसी है, मैनचेटे, ठीक है। मैनचेटेड टाइप कुछ लिखा हुआ, मैनचेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है वो 2 मेम्ब्रेन, गेलिया और मैनचेस्ट, ये भी 2 तरह की मेम्ब्रेन। ऊपर तो है ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है हमारा शुक्राणु यानी स्पर्म, जो ऐसा दिखता है। तो स्पर्मेटिड से हमें इस कंडीशन में, स्पर्मेटिड मतलब वो गोला, कहाँ, तो ये इसकी सूरत देखो और इसकी सूरत देखो, पूरा मॉडिफाइड मेकओवर कर दिया है इसको। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाने का प्रोसेस है वही हमारा क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आज का क्वेश्चन अब लास्ट में लाई हूं क्योंकि अब आपको सबक मिल गया है, ठीक है। पहला है शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है, कहाँ आया हुआ है ये, नीट 2013 में आया हुआ है। और मुझे इस क्वेश्चन को लाने के 3 रीजन है। पहला तो आपको पता चले क्वेश्चन कैसे आते हैं, दूसरा आपको पता चले क्या कि हिंदी पे ही ध्यान नहीं देना है क्योंकि हिंदी मीडियम का ही क्वेश्चन है और कहीं भी यहाँ पे कोई हिंदी का शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो दोनों को आपने देखा होगा, हर स्लाइड में मैं हिंदी इंग्लिश इसीलिए बता रही हूँ, कहीं भी आप मात ना खा जाए, ठीक है, वरना कुछ हो नहीं सकता। उस टाइम तो एक ही सॉल्यूशन है कि बस अब पेपर छोड़ दो इस क्वेश्चन को, उस टाइम नहीं, अब अभी से आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ के चलें कि दोनों देखें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है शुक्राणु निर्माण। देखिए आप कितनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है, अभी पढ़ा हमने, बताइए अब इसमें से सही क्रम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं भी देखूं क्या क्या नीट की प्रिपरेशन चल रही है 12th के साथ साथ। तो इसका सही आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और जरूर बताइएगा, गूगल पे सर्च नहीं करना है प्लीज़ क्योंकि मैम को पता चल जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है और आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर देते आ रहे होंगे। और अगर कोई डाउट है तो हम होमवर्क में भी वो बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रहे हैं ऐसे ही नीट वगैरह के, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।